अभी हमने क्या किया था सर, अभी तक हमने जो है ना वो इकोनॉमिक्स के, अभी तक हमने क्या कर लिया था सर, हमने क्या किया था, जो हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था तो उसको लेके हमने कुछ लाइव क्लासेस भी कर ली थी। हमने लाइव क्लासेस भी हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी, है ना। लाइव क्लासेस भी हमने कर लिए थे सर। हमने पी वाई क्यू जो है ना उनको भी अच्छे से कर लिया था। पी वाई क्यू भी होते हमारे इकोनॉमिक्स के। ये सब सारी चीज़ें अभी हम कर चुके थे। अभी देखिए, अभी हमारा टारगेट किसके ऊपर है सर? अकाउंटेंसी के ऊपर में। ठीक है, अकाउंटेंसी। अब हम इसके ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं, अकाउंटेंसी। अभी हमारी जितनी भी वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे सर? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल्स, ये दोनों हम क्या होंगे, अभी जो भी हमारी वीडियो चलेगी उसमें हम दोनों जो है वो कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट है कि भाई ऐसी पढ़ाई करें जिससे कि हमारे ना, हम क्या करें, ऐसे पढ़ाई करते हैं जिसमें हमारे भाई पूरे के पूरे मार्क्स कैसे आ सकते हैं इतने कम दिनों में, है ना। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें मैं करूंगा क्या सर? अभी देखे ना, इसमें हमारी कुछ रिकॉर्डेड लेक्शन भी आएंगे, रिकॉर्डेड, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी हमारी। ओके, उसके अलावा हम जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग जो है ना, लाइव स्ट्रीमिंग भी जो है वो भी करेंगे, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे हम। ठीक है, इसका जो हमारा टाइम होगा वो बेसिकली होगा 9 बजे, 9 PM पे हम इसका क्या करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कर लेंगे। अभी जो ये वीडियो आज हमारी आ रही है ये आपकी क्लास 1, ये क्या होता है, सबसे पहली वीडियो है हमारी क्लास 1। और हमारी कोशिश रहेगी, क्लास 1 है ये, कि एग्जाम से पहले पहले हम क्या कर लें, इसकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है ना उसको बना सके, जिससे कि आप पूरे के पूरे स्कोर जो है वो कर पाओ। हम थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक ईच एंड एवरी टॉपिक जो है ना वो हम क्या करेंगे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी हमारी जो ये वीडियो है इसको देख लेते हैं हम। ओके, बात का हम क्या देख लेते हैं सर? अकाउंटिंग की मीनिंग पढ़ते हैं ना। देखिए, ओके, क्या है सर? देखो, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने ना कैसे जो है उसको डिफाइन किया अकाउंटिंग को। देखिए क्या होता है आपका सर, अकाउंटिंग कैसे बोलता है, देखिए जरा, देखिए, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। देखिए सिंपल, बाकी तो हम देख लेंगे इसका इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट, जो भी सारी चीजें हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। देखिए मैं एक डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ, डेफिनेशन नहीं मीनिंग बताता हूँ आपको, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, अकाउंटिंग, इट इज, इट इज अ आर्ट ऑफ, इट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, it is the art of recording, comma, classifying, classifying and summarizing, summarizing, okay, थोड़ा सा summarizing an economic, economic information, information in most suitable manner, so that it, so that it can be interpreted, so that it can be, so that it can be, it can be interpreted, it can be interpreted easily। देखिए सर, अकाउंटिंग क्या होता है सर? ये आर्ट होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर आप क्या करते हो सर, आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने का मतलब सर देखो, फर्स्ट बुक में होता है ना, बात करते हैं जर्नल की,
है ना, जर्नल की सबसे पहले तो हम यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं ना, जर्नल में हो गया आपका सर रिकॉर्डिंग करना हो गया, यानी कि जो भी आपने काम किया उसको पहले लिख लो, भाई हमने सामान बेचा, सामान खरीदा, या वेजेस पे करे या कुछ भी काम किया, उसको पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो होती है जर्नल में। उसके बाद फिर अलग अलग हम क्या करते हैं, उसके लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं सर, है ना, उसको अलग अलग अकाउंट्स में सब हेड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी उसके अकाउंट में पोस्ट कर दो, और लास्ट में उसको समराइज करते हैं, क्या बनाते हैं सर, इसके बाद हम लेजर के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर हम बनाते हैं लास्ट में फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो हमको पूरी की पूरी डिटेल जो है ना बता देता है कि अकाउंट्स वो कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया, हमारे ओवरऑल स्थिति बिजनेस की कैसी है, वो सारी चीजें हमको इससे पता चल जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं सर, अकाउंटिंग क्या है, सिंपल बोले तो अकाउंटिंग एक ऐसे प्रोसेस होती है, ऐसे सिस्टम होता है जिसमें जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो एंड समराइज करते हैं, जिससे सुटेबल मैनर में, जिससे कि आपको क्या कर सकते हो, उसको इजिली इंटरप्रेट कर सको, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो इजिली उस बुक्स को देख के आपको मिल जाए। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, चलिए, है ना, ये हमने देख लिया, इसमें आगे देखते हैं सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों करते हैं सर, कंप्लीट रिकॉर्ड रखने के लिए, कि भाई हमको सारी सारी जानकारी मिल जाए, जिससे कि हम क्या करते हैं कि जो भूलने की या फिर गलतियों की जो संभावना होती है ना उसको खत्म किया जा सके, यानी कि हमको कंप्लीट क्या मिल जाए, रिकॉर्ड मिल जाए कि जो भी हमने काम किया है। उसके अलावा सर हमको ये भी पता चल जाए कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस हुआ है हमको किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में, जिससे कि हम आगे जो है बिजनेस में और अच्छा जो है वो काम कर सके, तो वो भी हमको पता चल जाएगा किससे, अकाउंटिंग के थ्रू अगर आप प्रॉपर बनाओगे। हमने देखा ना लास्ट में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी, इससे फाइनल अकाउंट किया, इससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चला, तो इसलिए तो हम करते हैं ये बात। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा सर इसका, देखो नेक्स्ट होता है सर क्या कहता है सर, टू असेट, देखिए उसके अलावा सर प्रॉफिट एंड लॉस तो हमको पता चल गया, हमने क्या बोल दिया सर, सबसे पहले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, सबसे पहले हमने देखा कि रिकॉर्ड, अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्यों हम बिजनेस अकाउंटिंग जो है ना बेसिकली करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं हम कि हम क्यों बनाते हैं, तो यहां पर हम बोल सकते हैं सर, देखिए पहला तो ये हो गया था हमारे लिए, फर्स्ट हो गया रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड जानकारी, कंप्लीट कंप्लीट रिकॉर्ड्स, जिससे कि हम क्या कर सके, रिकॉर्ड्स टू अवॉइड टू अवॉइड टू अवॉइड omissions एंड फ्रॉड। सर ओमिशन और फ्रॉड को दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, एक तो ये हो गया सर। दूसरा हम क्या कह सकते हैं सर, दूसरा होता है टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और कितना आपका लॉस हुआ है, नेट लॉस, उसको जानने के लिए भी, क्योंकि इससे हम आगे बिजनेस में क्या हमको डिसीजन लेने चाहिए वो हमको पता चल जाते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया सर। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन, सर कंपनी अभी कहां स्टैंड कर रही है तो उसकी जानकारी भी तो आपको होनी चाहिए ना, तो उसी के लिए क्या बनाते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जैसे इसमें बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट बनाया ना हमने, तो उसमें हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उससे हमको अल्टीमेटली फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता जो है वो चल जाता है। उसके अलावा सर जो हमारे यूजर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए आपके, ऑनर्स हो गए, क्रिएटर्स हो गए आपके, तो इनको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना वो भी कहां से मिल जाती है सर, अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाती है। उसके अलावा सर यूजर्स के लिए हो गया, हमारे यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो मैनेजमेंट है सर, मैनेजमेंट को भी तो जानकारी चाहिए होती है ना, तो उसको भी, क्योंकि मैनेजमेंट ही क्या करेगा, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं या और इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सारे सारे कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, तो मैनेजमेंट को भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। और फिर कोई फ्रॉड वगैरह जो होते हैं ना उसको भी हेल्प करता है रोकने में, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिपेयर करी हुई है ना तो आप जो है ना जो फ्रॉड्स होते हैं उसको आप रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा यार, स्टडी किया है, एक बुक में रिकॉर्ड है दूसरे में रिकॉर्ड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैश तो यार आया है, बुक में दिख रहा है, लेकिन हमारे पास जो वास्तविकता में कैश है कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड हुआ है, ये चीज की जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर एडवांटेज क्या होता है इसका। सेम चीज जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखे ना उसको अगर आप एडवांटेज में भी डाल दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो भी लिख देना, और अगर एडवांटेज पूछे तो भी आप इन चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, भाई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिल जाती है इससे। उसके अलावा जो ऑनर है वो क्या कर सकता है, वो इससे कंपेयर कर सकता है कि भाई प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में आज हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, जैसे वो 2022 से 23, ओके, और उसके बाद फिर इस साल उसने कुछ कमाया होगा तो भाई 2023 से 24 का जो है वो कंपेयर कर सकता है, तो कंपैरिजन करने में इसको हेल्प मिल जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन की हमने बात कर ही ली है कि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है।
उसके अलावा कंप्लीट रिकॉर्ड्स होता है आपका, तो ये भी हमारे लिए बड़ा बेनिफिट हो जाता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, इस बुक्स को विच इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ एविडेंस। अब जो भी मान लो कि आपने कोई किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी, ओके, कोई आपने ट्रांजेक्शन करी, आपने उसको क्या कर दिया, सामान बेच दिया, और वहां जाने के बाद आपने यहाँ से सामान भेज भी दिया, लेकिन फिर वहां पर उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ऐसा कुछ हो गया अगर मान लो, या फिर बाई चांस वो पेमेंट देने से मना कर रहा है, या कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आप ये जो प्रूफ आपने जो बनाई है ना, प्रॉपर अकाउंटिंग बनाई हुई है, इसको आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में सबमिट कर सकते हो एज एविडेंस, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट होता है, ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है आपका, इसमें हम लिख सकते हैं। उसके अलावा सर टैक्स लायबिलिटीज, हमको कितना टैक्स वगैरह पे करना है, टैक्स लायबिलिटीज हमारी कितनी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं सर कुछ लिमिटेशंस भी होती है इसकी। सर लिमिटेशन होती है, बिल्कुल होती है सर। पहले सर हिस्टोरिकल इन नेचर, देखिए इसका मतलब क्या हो गया सर, यहां पर ना एक बड़ी समस्या ये होती है कि मान लो कि जब आपने जिस समय किसी पर्टिकुलर एसेट को या ट्रांजेक्शन को किया होगा, तो आपने उस रेट पे उसको रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन क्या होता है सर, प्राइस चेंजेस भी तो होता है समय के साथ में। अब जैसे सर हमने क्या किया, एक मशीन थी, एक मशीन को हमने क्या किया, 1 लाख में खरीदा था, 1 लाख में खरीदा था, और ये खरीदी 2020 के अंदर में। लेकिन आप अगर 2022 लग लो, लेकिन अगर आप 2024 में भी अगर अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसको अगर आप मशीन की वैल्यू को शो करोगे, तो सर आप कितने 1 लाख ही शो करोगे। तो ये जो इफेक्ट होता है ना प्राइस चेंज को, उसको क्या कर देता है, वो छोड़ देता है, उसको ये कंसिडर नहीं करता। दूसरी समस्या होती है सर क्वालिटेटिव एलिमेंट को लेकर। सर हमारे बिजनेस में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस के लिए, जैसे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी ऑफ स्टाफ हो गया, कस्टमर रिलेशन हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो उन सभी चीजों को ये क्या करता है सर, इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये केवल उन्हीं चीजों को लिखेगा जो किस में होगा आपका सर, जो क्वांटिटी में होते हैं ना, क्वांटिटेटिव टर्म्स जो होती है, क्वांटिटेटिव, केवल उन्हीं चीजों को ये क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन होती है। सर विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग क्या हो गया सर, विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग होता है अपने हिसाब से क्या करना, डेटा को मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, यूज कर लेना अपने। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा विंडो ड्रेसिंग का, अपने अनुसार इंफॉर्मेशन को यूज करना, ये आप कर सकते हो। आपको जिस तरह की पोजीशन बिजनेस में शो करनी है ना, उसी चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ अकाउंटिंग में ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सर फेवरेबल पोजीशन आपको दिखानी है, फेवरेबल पोजीशन का मीनिंग क्या हो गया सर, आपके पास नेट प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा आ रहा है, ये फेवरेबल पोजीशन है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो सर, एक काम करते हैं ना, डेप्रिसिएशन जहां हम हर बार डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, हम केवल 5% काटेंगे, यानी हाँ 5% डेप्रेशन काटेंगे। तो सिर्फ 5% डेप्रेशन चार्ज करोगे, तो उस केस में तो आपका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा दिखाई देता होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप मैनिपुलेट करके अपने प्रॉफिट को कम ज्यादा शो कर सकते हो। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। देखो पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या होता है कि हर कंपनी अपने हिसाब से चीजों को, या फिर जो कन्वेंशन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन होता है, इसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इसी चीज को ही यूज करना है, नहीं। क्या कर सकते हैं इसमें, बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जैसे उनको सुटेबल लगेगा उसी हिसाब के प्रिंसिपल जो है वो क्या करते हैं, वो यूज कर लेते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा भी है आपका, जैसे डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द एसेट। अब सर कोई सोचता है कि भाई उसके पास जो एसेट है वो 20 साल चलेगी, कोई सोचेगा 10 साल चलेगी। तो ये क्या कर सकता है सर, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में ना हर कोई अलग अलग कंसिडर कर रहा है, इसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन होता है आपका, प्रोविजन होता है, वो क्या हो जाते हैं, सारे चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये भी हमने देख लिया, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। और 5th नंबर पे क्या हो गया आपका सर, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हो गया। सर ये देखिए, ये बड़ा इसमें ना बड़ी अजीब सी चीज है। कैसे कि सर जिस रेट पे आपने सामान को खरीदा, उसी रेट पे ही आप क्या करोगे, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद उसका जो प्राइसेस चेंज होते हैं, बट हम उसको क्या करते हैं, उसको प्रॉपर जो है वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। जो जिस चीज पे खरीदा था उसी पे लिखते हैं, तो इसका जो रियलाइज्ड वैल्यू है आपकी, या फिर मार्केट वैल्यू है, उसको आप नहीं कंसिडर करते हो। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। सो ये तो हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। देखिए सर बुक कीपिंग की बात करें, इसका देखो अगर मैं सिंपल बोलूं ना, इसका मीनिंग होता है केवल रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या हो गया, रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग का थोड़ा सा वाइडर होता है, इसका क्या होता है, समराइज करना, समराइजिंग। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं सर ये नैरो होता है, ये नैरोवर है, ये नैरो है, और ये क्या होता है आपका सर, ये वाइडर व्यू होता है, ये वाइडर होता है, ठीक है, वाइडर होता है आपका।
तो हम कह सकते हैं सर बुक कीपिंग के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर आपको एक एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए होता है। ओके, सो देखिए एक बार देख लेते हैं सर, रिकॉर्डिंग फेज में होता है, समराइजिंग फेज में होता है। सर प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले भाई आप रिकॉर्ड करोगे, उसी बात तो उसको समराइज करना शुरू करोगे। जब आपने लिखा ही नहीं है तो कैसे करोगे? तो सर ये स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है और ये एंड की प्रोसेस होती है। ये सर रूटीन टास्क होता है। बुक कीपिंग क्या होती है? आप डेली बेसिस पे करते हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो डेली होती है आपका, महीने में लगा ऐसा कोई दिन नहीं उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, तो डेली बेसिस पे होता है, तो इसलिए इसको हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। रूटीन नेचर का होता है, किसी तरह की स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जो अकाउंटिंग होता है वो एनालिटिकल इन नेचर होता है आपका, यहाँ पर आपको स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। या ऐसा नहीं है कि हम डेली जो है वो अकाउंटिंग कर रहे हो, नहीं सर, इसका एक फिक्स टाइम होता है, ईयर पे हो सकता है, मंथ पे हो सकता है आपका। तो बुक कीपिंग आपकी रेगुलर बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे होती है, ये ऐसा नहीं होता है। जो बुक कीपिंग होती है वो जूनियर स्टाफ करता है, लेकिन जब अकाउंटिंग की बात करते हैं वो एक सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। उसके अंदर ये आपको कंप्लीट पिक्चर शो नहीं करता, ये आपको कंप्लीट पिक्चर जो है वो कंप्लीट पिक्चर फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है। सर टाइप ऑफ अकाउंटिंग, देखिए सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो हमको कितने तरह की इन्फॉर्मेशन जो है बुक से मिल जाती है। ओके देखिए, सबसे पहले तो सर रिलेटेड टू नेट प्रॉफिट, देखिए क्या तीन तरह की इन्फॉर्मेशन ही बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सर तीन तरह की इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो मिल जाती है। कैसे? सर एक तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में जानकारी मिल जाती है ना। दूसरा आपको फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। किसके थ्रू? सर बैलेंस शीट के थ्रू, है ना। ये तो हमको पता ही है सर, इसको कैसे बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है। उसके अलावा सर बहुत सी ऐसी चीजें होती है ना जो आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, अलग से उसमें हम शेड्यूल बना लेते हैं, अलग से उसके लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, या फिर उसके लिए अलग से हम नोट बना के जो है उसको क्या करते हैं, नोट बना के उसको हम क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। जिसमें क्या करता है वो सर, जैसे कि हमने नोट बना लिया, इसके अंदर में कोई डेटा से रिलेटेड कोई जानकारी हो गई, तो उसमें बहुत सारी चीजें ना, उसमें नोट नंबर 1 डाल दिया, और फिर उसको क्या करेंगे, उसको हम जाके बैलेंस शीट में जहां पर आपने डेटा लिखा होगा उसके सामने ऐसे करके 1 लिख देते थे। तो शेड्यूल और नोट्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जो बैलेंस शीट में शो नहीं होती है, उसके लिए क्या करते हैं हम अलग से नोट बनाते हैं। क्योंकि अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन को बैलेंस शीट में लिखोगे तो बैलेंस शीट आपकी बहुत ही ज्यादा बड़ी बन जाती है, और इसको फिर स्टडी करना थोड़ा दिक्कत होगी। तो आप क्या करते हो सर, बैलेंस शीट पे आपने चीजों को लिखा, अब जो चीजें बहुत बार रिपीट हो रही है या फिर कॉमन चीजें हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, उसको आप शेड्यूल या नोट के नाम से जो है अलग से दे सकते हो। ठीक है, तो सर ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है। ओके, आगे देखते हैं सर। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पे तो था शेड्यूल से नोट्स के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट क्या है आपका? सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग सर ये किससे संबंधित होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती है, ऐसी जितनी भी ट्रांजेक्शन है जो किस नेचर की आपकी, जो सिस्टमेटिक मैनर में होती है। देखो क्या कहता है, इट इज अ सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये क्या करता है सर, जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जिससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी मिल जाती है, और हम फाइनेंशियल पोजीशन को भी पता कर पाते हैं। यानी कि जो भी आपने काम किया, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने करी, याद रखना सर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात नहीं करता ये, जो भी हमने लेन देन किया है उसको रिकॉर्ड करना है, उसको जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सी हो जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाती है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं सर, अल्टीमेटली हम कॉस्ट असर्टेन करते हैं कि किसी चीज को बनाने में जो ओवरऑल हमने कितना पैसा खर्च किया, हमारी कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट हो गया, या पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है हमारी, उस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अलग से आता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें पूरी की पूरी हम बात करते हैं कि सर किसी भी चीज को बनाने में कितना ओवरऑल कॉस्ट हमारी लग रही है। और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा सर, ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है विच इज कंसर्न विद द प्रेजेंटिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये क्या कौन सी अकाउंटिंग होती है सर? ये वो अकाउंटिंग होती है जो किससे संबंधित है? मैनेजमेंट से। क्योंकि मैनेजमेंट को क्या चाहिए सर? मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका यूज करके वो क्या करे? बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए। तो हम कह सकते हैं ये वाली किससे संबंधित हो गई? ये मैनेजमेंट से संबंधित हो गई। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड हो गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड हो गई आपकी। ओके, सो
अच्छा, थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को और मैं समझा देता हूँ। मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, अब वो क्या करना चाहता है, किसी पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट है वो क्या करना चाहता है, वो अपने ब्रांच को एक्सपेंड करना चाहता है। तो वो देखेगा कि भाई उसके पास अभी ओवरऑल उसने कितना काम किया है, कितनी मार्केट उसने गेन की हुई है, हमारे कितने डेटर है, कितने क्रेडिटर्स हैं, कि हम और कितना अरेंज कर सकते हैं, हमारे पास कितनी कैपिटल है, और वो कैपिटल हमने कहाँ कहाँ से अरेंज करी हुई है। वो सारी की सारी जानकारी लेने के बाद में वो ये देख सकते हैं कि हमको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। ओके सर, इंटरेस्टेड यूजर्स एंड पार्टीज। अब देखिए समझते हैं कि सर कौन कौन लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंफॉर्मेशन से संबंधित होते हैं। सर दो तरह के हो गए, एक हो गए आपके इंटरनल जो बिजनेस के अंदर के ही होते हैं, और एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर के होते हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए सर ऑनर, ऑनर कौन हो जाएगा, सर मालिक, है ना, यानी कि जो मालिक है उसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, सर उसको चाहिए कि उसने जितना पैसा लगाया है उससे रिटर्न कितना मिल रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनी, भाई बिजनेस उनका कैसा चल रहा है, पैसा ऐसा है कि नहीं है बिजनेस के अंदर में। मैनेजमेंट क्या चाहता है, सर वो जितने भी उसने काम किए हैं, जितने भी डिसीजन उसने लिए हैं, वो उनको देखना चाहता है कि सही है या फिर कितना खराब है, कितना सही है, इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस टू टेक वेरियस डिसीजंस। क्या करता है आपका कि भाई हमने जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस चीज को इवेल्युएट करने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट का। ये जाता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन को चाहिए होती है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट्स को या पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को क्या चाहिए होता है कि सर हम पैसा लगा रहे हैं, हमको सेफ्टी मिलेगी, ग्रोथ कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, फ्यूचर क्या है बिजनेस का, ये जानकारी चाहिए होती है। क्रेडिटर को क्या चाहिए होता है, सर हमने उसको उधार, देखो क्रेडिटर्स कौन होते हैं आपके, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसने कंपनी को उधार दे रखा होता है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैसी है, उसका कितना भाई एबिलिटी है उसको कि डेट पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इस तरह की जानकारी उसको चाहिए होती है। लैंडर कौन होते हैं, सर लैंडर होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, वो कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी के पास ओवरऑल कितना पैसा है, रीपेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। टैक्स अथॉरिटी क्या जानना चाहती है, सर उनके पास कितने टैक्स ड्यू है ना, टैक्स एसेट में ड्यू कितने हैं, और फिर उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोज किया है इन्फॉर्मेशन को या नहीं किया है। एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं, सर प्रॉफिटेबिलिटी टू क्लेम हायर वेजेस, उनको ये जानना है कि सर प्रॉफिट कितना आ रहा है बिजनेस के अंदर जिससे कि वो ज्यादा बोनस या वेजेस की डिमांड कर सके। और आप नेक्स्ट देखते हैं चलिए, और लास्ट में अदर्स आ जाएंगे आपके। ओके अदर्स, सर अदर्स में क्या आ जाएंगे, कस्टमर्स हो जाएंगे, कस्टमर्स हो जाएंगे, रिसर्चर्स हो जाएंगे, ये भी जानकारी चाहते हैं कि भाई अलग अलग रीजंस के लिए इनको जानकारी जो है वो चाहिए होती है। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सर रिलायबिलिटी। इस पे क्या मींस द इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड वेरीफाइड थ्रू द सोर्स डॉक्यूमेंट बाय एनीवन। रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सर इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, और उसको कोई भी बंदा अगर देखे तो उसको क्या कर सके, वो वेरीफाई कर सके। ये फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए। रेलेवेंस, टू बी रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी जरूरी जानकारी है, वो समय पर क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स बाय हेल्पिंग देम टू फॉर्म प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम्स। क्या कहता है सर, जो भी जानकारी है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए और सही समय पर अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके बेसिस में क्या कर सके आगे अब जो है प्रेडिक्शन कर सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ना वो कैसे होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे वो समझ में आ जाए। कंपैरेटिबिलिटी, और उसको हम क्या कर सके, इजिली हम उसको कंपेयर कर सके, हमारे बिजनेस में जो पीछे काम हो रहा है और आज जो काम हो रहा है उसको हम कंपेयर भी कर सके। इस तरह से जो है अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये तो क्वालिटेटिव नेचर हो गया आपका अकाउंटिंग का। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, सर ये तो हो गया हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 1 जो है हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अभी क्या करते हैं हम, अब यहाँ से हमारा जो है वो अकाउंटिंग का चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली क्या है आपका, बेसिक टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग में, वो दे रखी है। चलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं, ये तो हमको पता ही है, एक बार रीड कर लेते हैं। सब बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है, जिसको आप मनी की टर्म में मेजर कर सकते हो, वही क्या होता है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर द बिजनेस, या फिर पेड वेजेस, पेड वेजेस हो गया, वो क्या हो सकता है सर, वेजेस हो गया, परचेज मशीनरी हो गया, परचेज मशीनरी हो गया, ये सारी की सारी क्या है आपका परचेज मशीनरी, ये सारी की सारी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो ये इसमें रिकॉर्ड होती है। अकाउंट, अकाउंट रेफर टू द समराइज रिकॉर्ड ऑफ द रिलेवेंट ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। क्या कहता है आपका सर, यहाँ पर हम बात करते हैं कैश की ना, कैश हो गया, ठीक है। अब कैश क्या हो गया सर, कैश अकाउंट की बात करेंगे, कैश अकाउंट हो जाएगा आपका। अब कैश से रिलेटेड जितने भी सारी ट्रांजेक्शन है वो एक सब हेड के अंदर में लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे वैसे हम, जिससे कि हमको क्या कर देगा, जिसमें आपको सारी सारी जानकारी जो है वो मिल जाती है। अब इसी की बात करेगा, जिसमें दो साइड होती है आपकी, एक साइड होती है आपकी जिसको हम क्या कहते हैं डेबिट साइड, एक साइड होती है डेबिट साइड, और दूसरी साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड, है ना। सो अकाउंट में ये होता है आपका।
कैपिटल सब वो जो होता है बिजनेसमैन या ऑनर जो है बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं आपके। ये कैश में भी हो सकता है या एसेट में भी हो सकता है। ड्राइंग्स जो आपके पर्सनल यूज के लिए जो उसके द्वारा विड्रॉ कर लिया था बिजनेस से उसको हम ड्राइंग कहते हैं आपके। जैसे परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस, भाई बिजनेस से पैसा निकाल के वाइफ के लिए उसने क्या कर ली, गाड़ी खरीद ली। एसेट क्या होता है सर, कोई भी वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस, कोई भी वैल्यूएबल या रिसोर्स जो हमारे बेनिफिट के लिए होता है बिजनेस के, उसको क्या बोलते हैं हम, एसेट बोलते हैं। अब एसेट जो होती है वो दो तरह की होती है बेसिकली। एसेट आपकी दो तरह की हो गई सर, एक होती है आपकी करंट एसेट और दूसरी होती है आपकी नॉन करंट एसेट। देखिए करंट एसेट का मतलब जिनका टाइम पीरियड आपका लेस देन 1 ईयर होता है, आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं आपके, जैसे डेटर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, कैश हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ठीक है, बीआर हो गया, बिल रिसीवेबल्स हो गया आपके। ये सारे क्या हो जाएंगे सर, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं आपके। नॉन करंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, काफी लंबे समय के लिए होते हैं, लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए होते हैं आपके, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल, दूसरे होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिनका, और इनटेंजिबल क्या हो जाएंगे, जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिससे केवल इनको आप फील कर सकते हो, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट होते हैं। दूसरी तरफ आते हैं लाइबिलिटीज। ये क्या होती है, फर्म की ऑब्लिगेशंस होती हैं विच हैव टू बी पे। ये क्या होता है, आपके ऑब्लिगेशंस होती है जिसको हैव टू पे, जिसको कंपनी को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। और डेट हो सकता है कंपनी का, जिसे आपको सर्टेन समय के बाद वापसी करना पड़ता है। अब ये भी आपके दो तरह के होते हैं सर, दो नहीं तीन तरह के होते हैं, तो आपके देख लेते हैं इसमें। चलो ठीक है, दो तरह के लिखे हुए हैं, ओके सर। एक होता है करंट लाइबिलिटीज, सेम चीज, जिसका 1 साल से कम के लिए होते हैं आपके। नॉन करंट जो लंबे समय के लिए होते हैं आपके, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया आपके, या आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बिल्स पेबल आपके शॉर्ट टर्म हो गया, क्रेडिटर्स भी आपके शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं। बात करते हैं रिसिप्ट्स की। अब कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए बिजनेस को रन करने से जो पैसा आता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो पैसा आता है, वो क्या हो जाएगा आपका, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेट सपोज एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल है, ओके एग्जांपल है आपका, चलो हम बात करते हैं किसके, लेट सपोज करो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, मैन्युफैक्चरिंग, ओके सर। ये जो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, अब इसके लिए रेवेन्यू क्या हो जाएगा सर, इसके लिए रेवेन्यू हो जाएगा ये जो शू बेच के, जो शू को बेच के जो पैसा कमा रहे हैं, शू उसको बेच के जो पैसा आ रहा है, वो क्या हो जाएगा सर, रेवेन्यू हो जाएगी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। लेकिन इन्होंने अगर कोई मशीन बेच दी, अगर कोई अगर इन्होंने मशीन बेच दी, अगर तो मशीन बेच के, मशीन सोल्ड और शू सेल्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रेवेन्यू। और अगर मशीन बेच दी तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट, ओके। मशीन बेच के अगर पैसा कमाया तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो हम कह सकते हैं सर रेवेन्यू जो होता है ना आपका, वो क्या होता है आपका, नॉर्मल बिजनेस से आता है। और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका अदर देन बिजनेस ऑपरेशन, है ना सर। आप ये काम थोड़ी करते हो यार, आप मशीन बेचने का काम थोड़ी करते हो, आप क्या करते हो सर, जूते बनाने का काम था अगले का। तो जूता बना के जो पैसा आएगा वो किस में आ जाएगा सर, वो आ जाएगा रेवेन्यू में। लेकिन जूते को छोड़ के सब कुछ बेच दिया, भाई आटा पीसने की मशीन थी, आटा तो बिका नहीं, चक्की बिक गई, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी सर कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल हो जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब आटा बेच के जो पैसा कमाना है वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। आटे की चक्की बेच दी, अगले ने दुकान बेच दी अपनी, तो क्या जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट का। सर एक्सपेंस क्या होता है आपका, सर बिजनेस को कैरी करने, बिजनेस को चलाने में, रेवेन्यू अर्न करने में जो भी पैसा आपने खर्च किया उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं सर, बिजनेस को चलाने में या पैसा कमाने के लिए जो भी पैसा आपने खर्च किया, भाई पैसा कमाने के लिए जो पैसा खर्च किया उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंस बोलते हैं, है ना। इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना ही आपका एक्सपेंस कहलाता है। ये क्या होता है आपका, रेंट हो गया, वेजेस, सैलरी, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इन इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट। अब एसेट वगैरह खरीदने के लिए जब आप पैसा खर्च करते हो तो ये क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिचर। तो दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, जो 1 साल से कम के लिए होता है आपका, जिसका बेनिफिट 1 साल से कम में मिल जाता है आपको। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए मिलता है आपका। यानी कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपका नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए, नॉर्मल बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे करते हो, बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए जो पैसा खर्च करते हो, ठीक है, या प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए जो पैसा खर्च किया, या प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी
को बढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च करते हो वो क्या कहलाता है आपका? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसके अलावा एक और होता है, देख लेते हैं। ओके देखिए, सर डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए क्या होगा आपका? सर ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट, देखो विच आर रेवेन्यू इन नेचर, होते तो रेवेन्यू है बट इनका जो बेनिफिट होता है ना वो ड्राइव ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, काफी लंबे समय तक इनका बेनिफिट जो है वो मिलता रहता है, जैसे ह्यूज एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। सर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जितना पैसा कमाया और जितना पैसा लगाया उसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सर प्रॉफिट आपका कैसे, ध्यान रखना प्रॉफिट और गेन में का डिफरेंस आ जाए तो प्रॉफिट जो होता है ना वो क्या होता है आपका? सर रिकरिंग नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर, यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस कर रहे थे आप या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन वहां से जो मिलता है वो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन जब हम गेन की बात करते हैं ना तो सर गेन क्या होता है? ये क्या होता है आपका? नॉन रिकरिंग होता है। सर ये हमेशा नहीं होता है, अगर ये हमेशा होगा तो क्या बन जाएगा? ये तो सर प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, या फिर अदर देन, ये जो पैसा आता है वो अदर देन बिजनेस ऑपरेशन। कैसे? सर आपने कोई फिक्स एसेट थी इसको बेच दिया, ठीक है, आपकी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, आपकी जमीन थी, लैंड थी। अब सर लैंड की जब वैल्यू बढ़ेगी ना तो उसको हम कहेंगे गेन, ना कि प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सर लैंड जो है ना आपका वो क्या हो गया? सर वो नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया, वो लैंड में काम थोड़ी करते हो आप, लेकिन लैंड की वैल्यू फिर भी आपकी इंक्रीज कर गई। सर लॉसेस क्या होते हैं? एक्सपेंस, भाई खर्चे ज्यादा कर दिए और रेवेन्यू आपकी कम आई। गुड्स क्या होते हैं? जो भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस चीज में आप डील करते हो ना, देखो हर किसी व्यक्ति के लिए गुड्स क्या हो सकते हैं? वो अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बिजनेस जो है वो कर रहे हो। आइटम डेट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल नॉट फॉर द यूज फॉर बिजनेस इज कॉल्ड गुड। कहने का मतलब ये कि वो कोई भी चीज जो आप परचेज करते हो रीसेल करने के लिए उसको हम गुड्स कहते हैं, ना कि खुद की यूज करने के लिए। खुद की यूज करने के लिए करोगे तो वो गुड नहीं कहलाएगा, जब आप खरीद रहे हो बेचने के लिए तो वो क्या कहलाएगा? गुड कहलाएगा। जब आप इसको परचेजेस, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर गुड प्रोक्यूर्ड बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। क्या कहता है वो? सर रीसेल करने के लिए जो सामान आपने लिया है उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? परचेज कहते हैं। परचेज रिटर्न, सर जो आपने खरीदा था लेकिन आपने क्या कर दिया? सामान को वापसी कर दिया, सप्लायर को वापसी दे दिया। सेल्स, जो भी आपने सामान बेचा है, बेच के जो पैसा कमाया वो आपकी सेल्स हो जाएगी। कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है। सेल्स रिटर्न, आपने सामान बेचा था बट वो क्या हो गया? सामान वापसी आ गया, कुछ भी रीजन हो सकता है आपका, वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। डेटर क्या होते हैं? सर ये भी हमारे एक तरह से एसेट होते हैं। सर एसेट होते हैं। डेटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमको क्या करना पड़ता है? पैसा लेना होता है। इसको हमने सामान बेचा और फिर क्रेडिट पे हमने उसको सामान बेचा था और अब हम उससे पैसा भी लेना बाकी है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की, सर वो व्यक्ति होता है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं आपके? सर क्रेडिटर्स वो होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं आपके? सर ये वो होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे सामान परचेज किया है और उनको भी पे करना हमको बाकी होता है, तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी? सर ये भी हमारी एक तरह से लायबिलिटीज होती है। बट ये कौन सी लायबिलिटी होती है सर? ये हमारे शॉर्ट टर्म या फिर हम कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज कह सकते हैं इसको, करंट लायबिलिटीज होती है आपकी करंट। बिल रिसीवेबल्स, अब बिल रिसीवेबल्स इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग टर्म होती है आपका अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बिल रिसीवेबल फॉर रीसेल एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट। जब आप क्रेडिट पे सामान बेचते हो तो उसको क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल्स एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि जैसे ये हो गया आपका मोहन लिमिटेड, इसने क्या किया? सॉरी सोहन लिमिटेड को इसने सामान बेचा, लेट सपोज करो इसने 1000 शू जो है ना, पेयर ऑफ शूज जो है ना वो सोल्ड करे थे इसको, ठीक है, ऑन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ओके, तो अभी क्या करेगा? सोहन इसको एक एक्सेप्टेंस पकड़ा देगा, या फिर एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, चलो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ये इसको क्या कर देगा? कैश ना देके ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट, इसको डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है। डॉक्यूमेंट पकड़ा रहा है जो इस चीज की प्रूफ है कि भाई मैं तुमको एक सर्टेन टाइम के बाद में पेमेंट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा बिल रिसीवेबल्स होता है। ये डॉक्यूमेंट हो गया, इसको क्या बोल दिया हमने? BR बोल दिया। ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सर ये एसेट हो जाएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सर बिल्स पेबल सेम उल्टा हो जाएगा इसका। बिल्स पेबल्स, सर जब आप उधार पे सामान क्या करते हो? बिल ऑफ एक्सचेंज की दूसरी टर्म है इस बिल्स पेबल फॉर द परचेज एट टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज। जब हमने उधार पे सामान खरीदा है, जब हमने सामान खरीदा है तो उस केस में क्या हो जाएगा? हमको बिल्स पेबल जो है वो देना पड़ेगा। ये इस बात की गारंटी होती है कि हमको एक सर्टेन टाइम के बाद पैसा जो है वो आपसे काटा होता है। डिस्काउंट,
इज अ रिबेट गिवन बाय द सेलर्स टू द बायर्स। डिस्काउंट क्या होता है आपका? डिस्काउंट जो हम कह सकते हैं, जो भी मेन अमाउंट होता है उससे कम अमाउंट जब पे करना होता है या रिसीव करना होता है, उसको हम डिस्काउंट कह सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा? द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परस्यूट द बायर टू बाय मोर गुड्स। देखो हम क्या करते हैं, हम सामान बेच रहे हैं, तो मोहन ने क्या किया, सोहन को क्या किया, सामान बेचा है, तो हम कहते हैं भाई ऐसा है ना, तुम बल्क में सामान ले लो। तो बल्क में सामान लोगे ना, तो हम तुमको क्या दे देंगे सर, हम तुमको ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे एट द रेट ऑफ 10%। यानी क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल को प्रमोट करने के लिए जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ओके, सो दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक। इसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट इज डिडक्ट इन द इनवॉइस एंड द कैश मेमो। कैश मेमो इसको क्या करते हैं, हम हटा के शो किया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि भाई जल्दी से हमको पेमेंट मिल जाए डेटर से, इसलिए हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। इसको रिकॉर्ड करते हैं बुक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बुक के अंदर में बेसिकली। अकाउंट हम देख सकते हैं आपका, ये ऑलरेडी हम देख चुके थे पीछे। अकाउंट क्या होता है आपका? ओके, इनकम क्या होती है? इनकम इज अ वाइडर टर्म which includes profit also. Income means increase in the wealth of the enterprises over the period of time, कि भाई हमारी कितनी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसी को हम कहते हैं इनकम कहते हैं। स्टॉक क्या होता है आपके पास? हमारे पास अभी कितना सामान अभी बचा हुआ है बेचने के लिए, उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। कॉस्ट क्या होता है आपका? टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने किया है बिजनेस के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के अंदर में। वाउचर, वाउचर क्या होता है? एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन को, हाँ ये हुआ है। वाउचर क्या होता है? एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जो इस चीज का प्रूफ होता है, एविडेंस होता है कि हमने ट्रांजेक्शन करी है। फॉर एग्जांपल जब हम गुड खरीदते हैं कैश में तो हमको कैश मेमो मिलता है। इफ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस। देखो जब आप कैश पे खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है? कैश पे जब हम खरीदते हैं तो हमको कैश मेमो मिलता है, और जब हम क्रेडिट पे कोई सामान जो है वो करते हैं तो हमको क्या मिलता है सर? इनवॉइस मिलता है। ओके, तो ये क्या होता है, दोनों के दोनों आपके वाउचर होते हैं, आपके सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट होते हैं। जीएसटी क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका, जो कि ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बेसिकली लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, तो हमारी सारी पीडीएफ जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हमने क्या कर लिया सर, ये हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने क्या कर लिया सर, टीएस ग्रेवाल के दो चैप्टर, चैप्टर 1 एंड प्लस चैप्टर 2 की जो थ्योरी है उसको हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके। अभी क्या करेंगे सर, हम कल मिलेंगे कितने बजे? कल हम मिलेंगे सर 9 PM पे लाइव क्लास में, ठीक है। लाइव क्लास में मिलेंगे जहां पर हम क्या करने वाले हैं सर, जहां पर हम करेंगे, क्या करेंगे सर, हम जर्नल करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, इसकी कंप्लीट थ्योरी, इसकी हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल अच्छे से जो है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा मेन फोकस है प्रैक्टिकल। इसका जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? आपका प्रैक्टिकल पे रहेगा। तो कल मिलेंगे हम, ठीक है, शाम को 9 बजे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू। ओके, तो मेरा नाम वरुण है और मैं इसी वर्मा ट्यूटोरियल से 12th में मैंने यहीं से अपनी प्रिपरेशन की थी। 12th के बाद भी सीयूटी से मैंने इसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन की थी। और यहाँ पे बेस्ट टीचर्स है, बेस्ट फैकल्टी है, प्लस में फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको सीयूटी के लिए चाहते हो, चाहे 12th के लिए आप पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। सो मेरे प्रेफरेंस से तो जो भी स्टूडेंट्स है ये यहीं से स्टडी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके।